गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा 11th क्लास आरबीएससी के लिए कल की क्लास में हमने 3rd चैप्टर से रिलेटेड वेग तथा चाल के बारे में बात की थी। उसके अलावा हमने विभिन्न प्रकार की गति के बारे में बात की थी कि एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है, इनके बारे में भी हमने बात की थी। और हमने वेग और चाल के बीच में अंतर को भी हमने निकाला था और वेग और चाल के फॉर्मूले के बारे में और मात्रक के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। क्लियर? अब देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं कि आज का टॉपिक है वो है नेक्स्ट औसत चाल। ठीक है, औसत चाल के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है, अगर कोई वस्तु है वो ए से और बी की ओर तरफ जाती है, उस केस में मान लेते उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर बी से सी जाती है, उसकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। सी से डी गई तो उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी अलग अलग डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करती है उस केस में उसकी चाल है वो अलग अलग आ रही है। तो औसत चाल के बारे में अगर हम बात करें तो औसत चाल क्या होती है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई दूरी का अनुपात औसत चाल कहलाता है। यानी अगर हम बात करें औसत चाल की तो औसत चाल क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, औसत चाल। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम, कुल दूरी को हम डेल्टा एस से लिखते हैं बच्चों और कुल समय को हम डेल्टा टी से लिखते हैं। ठीक है ना, ये तो त्रिभुज है, इसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा जो औसत चाल है, औसत चाल हमेशा कैसी रहती है, धनात्मक रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, औसत चाल हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होती है। क्लियर? तो समझ गए बच्चों औसत चाल के बारे में। एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोई भी एक सरल रेखा है, मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा कि कोई भी कार है एक सरल रेखा ओपी के अनुदिश, ये एक सरल रेखा है, ये मान लेते हैं ओपी, ये बिंदु ओ हो गया और ये बिंदु पी हो गया। कोई कार है इस सरल रेखा ओपी के अनुदिश क्या कर रही है, गति कर रही है। ठीक है ना। ये कार ओ से और पी पर जब पहुंचती है तो ये टाइम कितना लगाती है, 18 सेकंड लगा रही है। कितना टाइम लगा रही है, 18 सेकंड लगाती है। और उसके बाद ये जो कार है 6 सेकंड में वापस चल के और बिंदु क्यू पर आ जाती है। मान लेते ये टाइम कितना हो गया T2, ये कितना है 6 सेकंड हो गया। ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जो कार के चल रही है, ठीक है, ओ से और पी के जो दूरी है बच्चों वो दे रखी है 360 किलोमीटर। ये जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 360 किलोमीटर। और ओ से और जो क्यू की दूरी है वो दे रखी है आपको 240 किलोमीटर। क्लियर? अब आपसे पूछा गया है कि कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कब कब, जब वो ओ से पी पर जाती है और जब वो ओ से पी तक और क्यू पर आती है। तो एक तो ओ से पी जाती है जब आपको औसत चाल ज्ञात करनी है उसकी, और जब वो ओ से पी और वापस क्यू आती है उस टाइम उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है।
दोनों केस में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो ओपी की दूरी है वो कितनी है, 360 किलोमीटर, ठीक है, और सॉरी किलोमीटर ना, मीटर में है, और जो OQ की दूरी है वो कितनी है, 240 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें पहला केस में कि जब वो O से P तक जाती है, ठीक है, फर्स्ट केस अगर हम बात करें O से P तक औसत चाल, तो देखिएगा O से P तक जो औसत चाल है वो किसके बराबर हो जाएगी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, 360 बटे कुल समय कितना है, 24 दे रखा है ना। जब यहाँ से हम O से और P की तरफ जाते हैं, सॉरी 18 है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगी आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, औसत चाल कहाँ से कहाँ तक है, O से और P की तरफ जब जाते हैं। सेकेंड क्या पूछा है आपसे कि O से P तथा Q तक औसत चाल, यानी O से P तक जाके और वापस से किस पे आ रहे हैं हम, Q पर। तो कुल दूरी की अगर हम बात करें तो बच्चों O से P की दूरी प्लस P से Q की दूरी, यानी कितनी होगी ये, O से P की दूरी कितनी है 360 प्लस, अब P से Q की दूरी बताओ मुझे कितनी आएगी। देखिएगा वापस से देखिएगा, यहाँ पर ये दूरी यहाँ से यहाँ 240 है और ये पूरी 360 है, तो मुझे बताओ ये दूरी कितनी बचेगी। तो देखिएगा ये 240 है और कुल 360 है, तो ये दूरी है वो कितनी बचेगी आपके पास, 120 मीटर। थोड़ा सा मैं इसको देखिएगा, तो PQ की दूरी कितनी है, 120 मीटर, क्लियर। तो कुल दूरी कितनी होगी आपके पास, कुल दूरी होगी आपके पास 480 मीटर, क्लियर। अगर कुल समय की बात करें, कुल समय, तो देखिएगा O से P जाने का 18 सेकंड प्लस P से Q आने का 6 सेकंड, यानी 24 सेकंड क्या हो गया आपके पास, कुल समय हो गया। तो देखिए औसत चाल बच्चों, औसत चाल होगी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी 480 बटे 24, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। अगर देखिए आपसे पूछा जाता है कि औसत वेग, थोड़ा ध्यान देना कि औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है। औसत वेग होता है कुल विस्थापन, क्योंकि वेग किस पे होता है, विस्थापन पे होता है, ठीक है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो ध्यान रखना कि आपसे औसत चाल पूछी है या औसत वेग पूछा है, ठीक है। वेग के देखिए मैं निकाल, कुल विस्थापन कितना हो गया। देखिएगा अगर हम विस्थापन की बात करें, यहाँ से यहाँ का विस्थापन, यानी ये फाइनल पोजीशन होगी और ये इनिशियल पोजीशन, तो ये जो कुल विस्थापन है ये कितना हो गया, 240 मीटर। तो कुल विस्थापन कितना हो गया, 240 मीटर बटे कुल समय कितना हो गया, 24। तो अगर औसत वेग की बात करें तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये ध्यान रखना कि औसत चाल में और औसत वेग में क्या होता है, औसत चाल कुल दूरी होती है, जबकि औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, वापस से लिखता हूं मैं इसको। ताक्षणिक वेग, तो किसी भी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, यानी अल्प समय के लिए किसी भी वस्तु या किसी भी कण का जो वेग होता है वो क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। यानी किसी गतिशील
वस्तु का किसी क्षण, किसी निश्चित क्षण या निश्चित स्थिति पर वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो ताक्षणिक वेग क्या हो गया कि किसी भी, जैसे कोई वस्तु लगातार गतिशील है और आपसे पूछ लिया t = 5 सेकेंड पर उसका वेग ज्ञात कीजिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ताक्षणिक वेग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो ताक्षणिक वेग होता है अगर हम उसकी बात करें तो उसको कैसे लिखा जाता है? v = लिमिट डेल्टा t = 0 डेल्टा s अपॉन ए डेल्टा t, ये फॉर्मूला होता है ताक्षणिक वेग का। देखिए लिमिट डेल्टा t = 0 का मतलब जब टाइम इंटरवल है वो क्या हो? बहुत छोटा हो, यानी बहुत छोटे समय के लिए जब किसी वस्तु का वेग ज्ञात किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ताक्षणिक वेग। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक असमान वेग, यानी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब असमान वेग क्या होता है? इसको हम असमान गति भी बोल सकते हैं, असमान चाल भी। सभी के लिए एक ही डेफिनेशन होगी। क्या होगी? किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में यदि तय की गई दूरी समान है तो उसे असमान है तो उसे असमान वेग कहते हैं। तो समझ गए असमान वेग क्या होता है? कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है। जैसे कोई कार गतिशील अवस्था में वो मान लेते कि A से B और B से C, C से D, दो कंडीशन हो सकती है इसमें। मान लेते ये भी 50 किलोमीटर है, ये भी 50 किलोमीटर है, ये भी 50 किलोमीटर है। यानी अगर कार A से B जाने में अगर 2 घंटे लगा रही है, B से C जाने में अगर वो 1.5 घंटा लगाती है, C से D जाने में वो जैसे 3 घंटे लगा रही है, तो देखिएगा कार द्वारा समान दूरी तय करने में, दूरी तो समान है, अलग अलग समय यूज किया जा रहा है, यानी समान दूरी तय करने में अगर समय अंतराल अलग अलग होता है तो भी कैसी वेग होगी? असमान वेग होगा। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि समान समय में अगर कार है असमान दूरी तय करती है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? असमान वेग। जैसे कार है 9 बजे चलना स्टार्ट होती है, अगर वो 9 से 10 वो कार है वो 40 किलोमीटर जाती है, 10 से 11 वो कार है वो 60 किलोमीटर जाती है, 11 से 12 वो कार है वो 20 किलोमीटर जाती है। तो देखिएगा समय अंतराल बराबर है, प्रत्येक समय अंतराल 1-1 घंटा है, लेकिन फिर भी कार है वो क्या हो रही है? अलग अलग दूरी तय कर रही है। तो समान समय अंतराल में अगर कोई गाड़ी या कोई गतिशील वस्तु असमान दूरी तय करती है उसको हम क्या बोलते हैं? असमान वेग बोलते हैं। क्लियर? सेकंड देखिएगा, अगर हम बात करें असमान वेग के अंदर, ठीक है ना, असमान वेग में अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बच्चों देखिएगा, ये अगर हम दूरी और विस्थापन, दूरी इंटू समय,
तो दूरी समय का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वो कैसे लाइन आएगी, इस तरह की लाइन आएगी। मतलब आप किसी एक स्ट्रेट लाइन ना होके अलग अलग तरह की लाइन आएगी, ठीक है ना। आप इसको कैसे भी घुमा के लिख सकते हैं, किसी भी तरह से घुमा सकते हैं आप इसको। ये भी असमान वेग हो गया, ठीक है ना, ये भी एक असमान वेग की रेखा होगी, ठीक है ना। तो आपको केवल एक ही बनाना है, तो मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर केवल असमान वेग के लिए यहाँ पर समय ले लिया हमने t, और यहाँ पर दूरी ले ली x में या s में, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसको दर्शा रही है, असमान वेग को, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें समान वेग, एक समान वेग या इसको समान वेग भी बोलते हैं। समान वेग क्या हो गया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो वह समान वेग कहलाएगा। यानी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में अगर समान दूरी तय की जाती है, ठीक है, जैसे पहले 10 कार पहले घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, दूसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर जाती है, तीसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर जाती है, यानी प्रत्येक समय अगर समय भी इक्वल है और दूरी भी समान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान वेग, ठीक है ना। तो समान वेग के अंदर अगर ग्राफ की बात करें हम, जो ग्राफ है वो कैसे होगा देखिएगा। अगर हम समय और दूरी का बात करें, समय और दूरी, ठीक है ना, तो उसका ग्राफ है वो कैसी होगी, बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ठीक है ना, एक समान वेग में, ठीक है। अगर हम वेग और समय और वेग में अगर ग्राफ खींचें, समय क्या हो गया, t हो गया, और वेग वेलोसिटी, तो वो ग्राफ किस तरह का होगा, इस तरह से लाइन आएगी। यानी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समान वेग है तो वेग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो रेखा कैसे आएगी, समय के अक्ष के समांतर होगी, ठीक है ना। यहाँ पर दूरी है, ध्यान रखना, दूरी के बीच में खींचा है तो दूरी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। यानी एक घंटे में अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में वो कितना जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होती है कि ये तो दूरी समय ग्राफ हो गया और ये वेग समय ग्राफ हो गया, एक समान वेग के लिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसमें थोड़ा मैं लिख देता हूं कि यहां पर एक आपको याद रखना है कि नोट डाल देता हूं मैं। फर्स्ट नोट क्या है कि दूरी समय ग्राफ की ढाल, यानी दूरी समय ग्राफ की ढाल यानी tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, दूरी समय ग्राफ की ढाल वस्तु के वेग को दर्शाती है, ठीक है ना। यानी वेग या चाल बोल सकते हैं हम उसको, किसको दर्शाती है, वेग को। यानी ये जो ढाल है ये किसको दर्शाएगी, वेग को दर्शाती है, ठीक है। सेकंड नोट अगर हम बात करें वो क्या होता है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, विस्थापन को दर्शाता है, ठीक है ना। तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है, विस्थापन। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि यहाँ पे t1 समय है और यहाँ पर t है, तो इसका ये जो क्षेत्रफल है ये किसको दर्शाएगा, विस्थापन को दर्शाता है। क्लियर।
तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, देखिए बच्चों इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, एक दो आपको वो न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक दो मैं ग्राफ के बारे में बात करूं